एएम पीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पुरी के चक्र तीर्थ रोड स्थित हॉलीडे रिसोर्ट में ठहरे हैं। अब हम ठीक होटल के पीछे स्थित सी बीच चलते हैं और आपको वहां का नज़ारा दिखाते हैं जो काफी मनोरम है। साथियों, अब हम सी बीच पर पहुंच चुके हैं जो हॉलीडे रिसोर्ट के ठीक पीछे स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ का काफी दिलकश नज़ारा है। यह समुद्र तट चक्र तीर्थ समुद्र तट कहलाता है। इस समुद्र तट के आसपास कई होटल और रिसोर्ट हैं जिसमें ठहरे हुए यात्री परिवार समेत यहाँ का आनंद उठाने आते हैं, जबकि सामान्य पर्यटकों की संख्या तुलनात्मक रूप से यहाँ कम रहती है। इससे ठीक लगा हुआ गोल्डन बीच है जो कि काफी प्रसिद्ध है। वहाँ आम पर्यटकों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक देखी जा सकती है। गोल्डन बीच दिग्बारेनी स्क्वायर से मेफेयर होटल के बीच करीब 870 मीटर में फैला हुआ है। गोल्डन बीच को राज्य वन और पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व बैंक से वित्त पोषित करवाकर एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत विकसित किया है। उल्लेखनीय है कि गोल्डन बीच को सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। पुरी का यह गोल्डन बीच देश के उन 8 समुद्र तटों में से एक है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यानी FEE डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था वर्ष 2020 में। आपको बता दें कि ब्लू फ्लैग टैग को प्राप्त करने के लिए किसी भी सी बीच को 33 मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं, जिसमें पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा जैसे FEE द्वारा निर्धारित मानदंड शामिल हैं। गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया था। तब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्विटर में यह लिखा था कि गोल्डन बीच को कड़े पर्यावरण मानकों और विश्व स्तरीय पर्यटक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा था कि मुझे बहुत खुशी है कि पुरी के गोल्डन बीच को FEE डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। यह प्रसिद्ध इको लेबल इस विश्व स्तरीय हेरिटेज सिटी के आकर्षण को और बढ़ाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि गोल्डन बीच को नेचुरल सैंडी बीच कैटेगरी के तहत शामिल किया गया है। इसकी गवर्निंग अथॉरिटी ओडिशा टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये दोनों बीच भी नो प्लास्टिक जोन के तहत शामिल हैं। चक्र तीर्थ बीच और गोल्डन बीच इको फ्रेंडली बीच के अलावा टूरिस्ट फ्रेंडली बीच भी कहलाते हैं। पुरी के समुद्री तट सुंदरपुरी तट भी कहलाते हैं जो बेहद मनोरम और आकर्षक हैं। पुरी का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। पुरी का समुद्र तट करीब 7 किलोमीटर लंबा है। पुरी के कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी बीच मैनेजमेंट कमेटी यानी BMC इस समुद्री तट गोल्डन बीच की निगरानी और उसका संरक्षण करती है। यह कमेटी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है।
ज्ञात हो कि एनुअल पुरी बीच फेस्टिवल देश ही नहीं विदेश में भी बेहद प्रसिद्ध है। इसके को स्पॉन्सर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द सिटी ऑफ ओडिशा, द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट और ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता हैं। इस फेस्टिवल में सैंड आर्ट आकर्षण का केंद्र होता है। इस महोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्थानीय रेत कला शिल्पकार सुदर्शन पटनायक की कला को देखने के लिए पर्यटक खासे उत्साहित रहते हैं। इनकी कला विश्वविख्यात है। सुनहरी रेत, सुखदायक हवा, साफ पानी, सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने दृश्य पुरी के समुद्र तट के स्थायी आकर्षण हैं। पुरी के समुद्र तट को बोटिंग और तैराकी के लिए आदर्श समझा जाता है। यहाँ का समुद्र तट भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटों में से एक माना जाता है। कोस्टल सिटी पुरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है। पुरी शहर का क्षेत्रफल 16.84 किलोमीटर है। इस शहर को भारत सरकार की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी HRIDAY स्कीम के तहत शामिल किया गया है। समुद्र तटीय शहर पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर और यहाँ होने वाली वार्षिक रथ यात्रा के लिए विश्वविख्यात तो है ही, साथ ही यह शहर अपने खूबसूरत सी बीच के कारण भी जग विख्यात है। यहाँ के समुद्र तट का पौराणिक महत्व भी है। श्री पुरुषोत्तम के काष्ठ रूप धारण करने के संबंध में महाभारत के ओडिया रूपांतक पंडित सारला दास ने उपाख्यान में वर्णन किया है कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जारासवर के बाण से शरीर त्याग किए थे एवं पांडव पुत्र अर्जुन उसी शरीर को अग्नि में दाह किए थे। समस्त शरीर जल जाने पर भी भगवान के नाभि कमल को अग्निदेव जला नहीं पाए थे। इस अर्ध दग्ध शरीरांश को समुद्र जल में विसर्जित कर दिया गया था। वही अर्ध दग्ध पिंड एक विराट ज्योति पिंड बनकर तैरने लगा था। उस काल खंड में पुरी के ब्रह्मगिरी स्थान पर
पूर्व दिशा में शबरों की वास भूमि थी। उसी जगह पर एक दिन सबर राजा विश्वावसु समुद्र के किनारे टहलते हुए इस चमकते ज्योतिपिंड को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। तत्पश्चात सबर राजा ने ज्योतिपिंड की प्राप्ति के उद्देश्य से ध्यान और स्तुति करने लगे। फिर वह ज्योतिपिंड समुद्र तट पर आ पहुंचा था। विश्वावसु उस परम विग्रह को लेकर नीलकंदर की पहाड़ी गुफा में उसकी पूजा अर्चना करने लगे थे। यहीं से नील माधव की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई थी। फिर कुछ समय पश्चात मालव के राजा इंद्रद्युम्न को अपने दूत विद्यापति से जानकारी प्राप्त होने पर उसके साथ वे यहाँ आए थे और नीलकंदर की गुफा में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने देखा कि नील माधव का विग्रह अंतर्ध्यान हो गया। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने विश्वावसु को कैद कर लिया था। तब विश्वावसु ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा ने मुझे किस अपराध में पकड़ लिया है। उसके बाद राजा को दैववाणी सुनाई पड़ी कि तुम्हारे मन में गर्व आने के कारण हम अंतर्ध्यान हो गए थे, इसलिए उस सबर राजा को क्षमा कर दिया जाए और नीलकंदर में मंदिर बनने के बाद हमें जब चाहोगे तब वहां पाओगे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ करा दिया। मंदिर बनने के बाद विग्रह स्थापना के बारे में उन्हें चिंता होने लगी। तत्पश्चात श्री जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश देकर कहा कि पुरी के बांकी मुहाड़ के पास समुद्र में जो काष्ठ खंड तैरता हुआ प्राप्त होगा उसे लाकर विग्रह बनाने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात यह स्वप्न आदेश फलीभूत भी हुआ। जब राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु को साथ लेकर समुद्र तट पर गए तब वहां उन्हें काष्ठखंड तैरता हुआ प्राप्त भी हुआ, जिसे वे अपने साथ ले आए। फिर कुछ समय पश्चात स्वयं विश्वकर्मा जी बूढ़े बढ़ई के वेश में वहां आए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष शर्त रखी कि जब तक बंद कमरे में विग्रह का निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक राजा अथवा उसका कोई भी व्यक्ति उस बंद कमरे में प्रवेश करेगा नहीं। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने जिज्ञासावश अपने वचन को भंग कर दिया और उन्होंने दरवाजा खोला तो वह बूढ़ा बढ़ई अदृश्य था और विग्रह चरण, कोहनी तथा हथेली विहीन पाए गए थे। उसके बाद से इसी स्वरूप में ये काष्ठखंड श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और सुभद्रा जी के स्वरूप में पूजित होते हैं। यहाँ के दरिया महावीर और बेड़ी हनुमान मंदिर के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं हनुमान जी को नियुक्त किया था ताकि समुद्र का पानी श्री जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंच न सके। लेकिन एक बार हनुमान जी श्री रामनवमी महोत्सव को देखने के लिए अयोध्या चले गए थे। इस पर भगवान ने उनके पैरों में बेड़ी डाल दी थी, जिससे वे फिर कभी वहां जा नहीं सके। इसलिए यह बेड़ी हनुमान के नाम से परिचित है। श्री जगन्नाथ मंदिर की मेघनाद प्राचीर के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीर को भेद कर समुद्र की गर्जना मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम द्वार के बाईं ओर स्थित कानपता यानी कर्णपात हनुमान मंदिर स्थित है। इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की गर्जना से श्री जगन्नाथ जी की नींद में बाधा होने के कारण महाप्रभु ने वीर हनुमान को यहाँ स्थापित किया था। साथ ही
यह निर्देश भी दिया था कि वे समुद्र की गर्जना को मंदिर के भीतर प्रवेश करने नहीं दे। तत्पश्चात प्रभु का आदेश मानकर हनुमान जी ने अपना एक कान समुद्र की ओर करके उसकी गर्जना को अपने कान में समा लिया था। फलस्वरूप मंदिर के भीतर समुद्र की गर्जना सुनाई नहीं देती है, इसीलिए यह कानपता हनुमान कहलाते हैं। कोरोना काल की वजह से यहाँ के पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी झटका लगा है। सेकंड लॉकडाउन खुलने के बाद गोल्डन बीच और चक्र तीर्थ बीच पर सैलानियों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम नज़र आ रही है। गौरतलब है कि पुरी के समुद्र तट खासकर गोल्डन बीच पर सी फूड के स्टॉल पर सैलानियों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी कम नजर आ रही है। यहाँ के समुद्र तट पर स्थानीय व्यंजन, दही बड़ा, मसाला मुड़ी, नारियल पानी आदि का विक्रय कर छोटा मोटा रोजगार करने वाले फेरी वाले भी इस कोरोना संकट से बच नहीं सके हैं। उनका रोजगार काफी प्रभावित हुआ है। भाई साहब, आप ये किस तरीके के व्यंजन बनाते हैं और आपका नाम क्या है? तो पूछा जी, आप ये जो व्यंजन बनाते हैं दही बड़ा, सांभर व आदि वगैरह, तो ये उड़ीसा की क्या कोई पारंपरिक शैली से बनाते हैं या किस तरीके से बनाते हैं? आप ये व्यवसाय कितने वर्षों से कर रहे हैं? और अभी कोरोना काल चल रहा है चर्चे से, तो ऐसे कि आपका व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ है? तो ये पूरे कोरोना काल में आपके परिवार के गुजर बसर में काफ़ी दिक्कतें हुई, तो जिला प्रशासन आप लोग की किस तरीके से कोई मदद करता है क्या? आपकी ये कौन सी पीढ़ी है ये व्यवसाय करते हैं? आप कितने साल से कर रहे हैं? आपके पिताजी वगैरह या पिताजी? तो ये चक्रतीर्थ सी बीच में ऐसे कितने फेरी वाले हैं जो इस तरीके का व्यवसाय करते हैं? कितने होंगे? दुकान वाला तो होगा 50-45। और ये जो आप साइकिल के जरिए फेरी लगा के बेचते हैं कितने होंगे? 4 आदमी। और सबसे ज़्यादा यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन कौन है जो उसे पर्यटक काफ़ी पसंद करते हैं? दही बड़ा। धन्यवाद, आपने एमपीएम टाइम्स को समय दिया। चक्र तीर्थ और गोल्डन बीच पर पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण यहाँ तैनात लाइफ गार्ड की आमदनी भी प्रभावित हुई है। इससे उनका जीवन यापन काफ़ी मुश्किल हो गया है। भाई साहब, आपका क्या नाम है?